चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 के लिए, यानी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के फाइनल एग्जाम के लिए साइंस यानी विज्ञान के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। यानी जितना भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है अभी के इस क्लास में देखने वाला है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। पहला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम को लिखे। प्रकाश का परावर्तन के नियम लिखना है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। यहाँ पर परावर्तन पूछा है, अपवर्तन नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन पूछे या प्रकाश के अपवर्तन पूछे, दोनों का दो नियम होता है लेकिन अलग अलग होता है। तो पहला नियम है यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन का नियम है। तो पहला नियम देख सकते हो, आपतित किरण एंड परावर्तित किरण एंड अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। यानी आपतित किरण, यहाँ पर देखिए ये बीच में अभिलंब हो गया, यहाँ पर आपतित किरण इधर से आ रहा है और यहाँ पर परावर्तित किरण इधर से आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर तीनों एक ही तल में होता है। देखिए यहाँ पर एक ही तल में है, तीनों देख सकते हो। तो पहला नियम ये हो गया। और दूसरा नियम देख सकते हो कि आपतन कोण, यहाँ पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सिंपल है, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। जो क्वेश्चन याद नहीं है उसे जरूर से जरूर याद कीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का दो उपयोग लिखे। अवतल दर्पण का दो उपयोग लिखना है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। तो पहला नंबर उपयोग देख सकते हो कि दाढ़ी बनाने में हजामती दर्पण के रूप में होता है अवतल दर्पण का उपयोग। और 2 नंबर उपयोग है कि रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि के जांच करने में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। यहाँ पर दर्पण पूछा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी सिंपल है। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, निकालना है सॉल्व करके। और ये 2 अंक में आता है और 1 अंक में भी आता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक सूत्र होता है, फोकस दूरी पूछा है तो फोकस दूरी का सूत्र होता है यानी एफ बराबर, फोकस दूरी को हम एफ से सूचित करते हैं। तो एफ बराबर फार्मूला होता है r/2। आर यानी त्रिज्या होता है, तो वक्रता त्रिज्या कितना दिया है तो 40 सेंटीमीटर, तो 40 हो जाएगा, बट्टा 2 है। जब इसे कटाएंगे तो कितना होगा तो 20 होगा। तो इसका राइट आंसर यानी फोकस दूरी कितना आया तो 20 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो, एफ बराबर 20 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का चित्र आलेख खींचे। प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का चित्र खींचना है। तो यहाँ पर चित्र है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बना दीजिएगा। प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का चित्र इस प्रकार है, देख सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा 12 कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है आपके सामने। पीतल या तांबे के बर्तनों में दही एंड खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखनी चाहिए। पीतल या तांबे के बर्तनों में दही एंड खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है कि तांबे या पीतल के बर्तनों में दही नहीं रखना चाहिए। दही में अम्लीय अम्लीय गुण होता है, दही में अम्लीय गुण होता है। और यहाँ पर क्योंकि दही खट्टा होता है, तांबे के साथ दही की अभिक्रिया दही में लैक्टिक अम्ल होने के फलस्वरूप धातु लवण बनते हैं और दही का स्वाद बदल जाता है। सिंपल है, चलिए एक बार और समझते हैं कि पीतल या तांबे के बर्तनों में दही एंड खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखनी चाहिए। तो इसका उत्तर है कि तांबे या पीतल के बर्तन में दही नहीं रखनी चाहिए। दही में अम्लीय गुण होता है, दही में अम्लीय गुण होता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, देख सकते हो यहाँ पर। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, देख सकते हो। अम्लीय गुण होता है क्योंकि दही खट्टा होता है। तांबे के साथ दही की अभिक्रिया दही में लैक्टिक अम्ल होने के फलस्वरूप धातु लवण बनते हैं और दही का स्वाद बदल जाता है। सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा।
6 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, सूचक किसे कहते हैं? सूचक किसे कहते हैं? सिंपल है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि सूचक किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का ये प्रश्न है जो आप लोग का पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसका उत्तर है कि सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं, सूचक कहलाते हैं। जैसे हल्दी, हल्दी एक प्रकार का सूचक है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि निम्नलिखित में कौन सूचक है, तो हल्दी सूचक है, याद रखिएगा। कि सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल व क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं, यानी इसका रंग और गंध जांचता है, अम्लीय है या क्षारीय है ये भी जांचता है। माध्यम में बदल जाते हैं, सूचक कहलाते हैं, जैसे हल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण किसे कहते हैं? ये भी सिंपल है। संक्षारण किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल नमी से अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाता है तो उसे हम संक्षारण कहते हैं। सिंपल है, संक्षारण किसे कहते हैं? तो जब कोई धातु, यानी मान लीजिए लोहा हो गया धातु, आसपास अम्ल नमी से अभिक्रिया करके, यानी मान लीजिए लोहा अपने आसपास में अम्ल नमी, यानी यहाँ पर देखिएगा कि लोहा को अगर बाहर रखा जाएगा, यानी धूप धूप में रखा जाएगा, तो वह नीचे से अपने अम्ल नमी, यानी नमी से अभिक्रिया करेगा और उस पर परत चढ़ जाता है, तो वही तो संक्षारण कहलाता है। जब उस पर परत चढ़ जाता है तो वही संक्षारण कहलाता है। अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाता है तो उसे हम संक्षारण कहते हैं। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? सिंपल है ये भी क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल है, एक बार और समझिएगा कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, वह प्रक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ, भस्म मतलब होता है क्षार, क्षार या भस्म एक ही होता है, आप लोग घबराइएगा मत। वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। आप सभी जानते हैं कि अम्ल अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसका उत्तर है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल है, याद रखिएगा कि एक अभिकारक टूटता है, यहाँ पर देखिए एक अभिकारक टूटता है और दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है, उत्पाद में बदल जाता है, देख सकते हो उत्पाद में बदल जाता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि क्षार का गुण लिखे। क्षार का यहाँ पर क्या गुण होता है वही लिखना है। तो पहला नंबर देख सकते हो, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। 2 नंबर है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। कौन नीला करता है? तो क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, और अम्ल जो है, अम्ल अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, लेकिन यहाँ पर क्षार जो है वह लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। 3 नंबर है कि यह जलीय विलयन में OH यानी ऋणात्मक आयन देता है, देख सकते हो यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, धातु के भौतिक गुणधर्म का 5 गुण लिखे। धातु के भौतिक गुणधर्म का 5 गुण लिखना है। तो चलिए पहला नंबर है, देख सकते हो इसका गुण कि धातु, यहाँ पर धातु पूछा है, वह भी भौतिक गुणधर्म पूछा है यहाँ पर। तो पहला नंबर है, धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। और 2 नंबर है कि सभी धातु कठोर होते हैं, देखिए यहाँ पर सभी धातु कठोर होते हैं। 3 नंबर है, धातु को पीट पाट कर लंबा तथा चौड़ा कर सकते हैं। 4 नंबर है, धातु आपस में टकराकर आवाज करते हैं। और 5 नंबर है यहाँ पर कि धातु क्षार प्रकृति के होते हैं। चलिए एक बार और विस्तार से समझिएगा कि धातु के भौतिक गुणधर्म का 5 गुण क्या है। तो पहला नंबर है, धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है।
धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है और अधातु में चमक नहीं पाई जाती है। अगर अधातु पूछेगा तो अभी हम बता देते हैं, अधातु में चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन धातु में यहाँ पर देखिए विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। 2 नंबर है सभी धातु कठोर होते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी धातु कठोर होते हैं और अधातु कठोर नहीं होते हैं। 3 नंबर है कि धातु को पीट पाट कर हम लंबा चौड़ा कर सकते हैं, यानी यहाँ से वहाँ तक हम लंबा सकते हैं धातु को, लेकिन अधातु को हम पीट पाट कर लंबा चौड़ा नहीं कर सकते हैं। 4 नंबर है कि धातु आपस में टकरा कर आवाज करते हैं, धातु आपस में टकरा कर आवाज करते हैं, लेकिन अधातु आपस में टकरा कर आवाज नहीं करते हैं। 5 नंबर है कि धातु क्षार प्रकृति के होते हैं, धातु की प्रकृति क्या होती है तो क्षार होती है और अधातु के प्रकृति अम्लीय होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। उत्सर्जन की परिभाषा लिखना है कि उत्सर्जन की क्या परिभाषा है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है शरीर की उपचार क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। सिंपल है, चलिए एक बार और समझिएगा कि उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है शरीर की उपचार क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ मतलब होता है गंदा पदार्थ। गंदा पदार्थ को हम शरीर से जब बाहर निकालते हैं वही तो उत्सर्जन है। सिंपल है, शरीर से गंदा पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, अगर सिंपल देखा जाए तो इतना लिख दीजिएगा, 2 अंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है और ये लास्ट क्वेश्चन है, आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है यही बताना है। तो इसका उत्तर है, यहाँ पर देख सकते हो, आमाशय की भित्ति में उपस्थिति जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। यह अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होती है। सिंपल है, एक बार और समझिएगा कि आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो इसका उत्तर है आमाशय में भित्ति में उपस्थिति जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। यह अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होती है। सिंपल है, इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, 2 अंक मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना क्वेश्चन था, तो आप लोग